हेलो फ्रेंड्स, एसपी शुक्ला एजुकेट के चैनल पर मैं शिवम सिद्धार्थ इतिहास विषय के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई का बैच अनाउंस किया गया है और उस वाले बैच में मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। तो एक बात तो सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि किसी भी विषय को हम क्यों पढ़ते हैं। आवश्यकता इस बात की होती है, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आवश्यकता इस बात की होती है कि हम उस विषय के संदर्भ में अच्छी तरीके से जान लें कि आखिरकार उस विषय का हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है, उस विषय को हम क्यों पढ़ते हैं, उसका पढ़ना हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं आज की टॉपिक में मैं आपके साथ इतिहास का परिचय कराता हूं कि आखिरकार इतिहास है क्या, इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है और इतिहास का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इतिहास पढ़ने का आखिरकार क्या महत्व है। जैसा नॉर्मल ऐसा माना जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक कुंठित मानसिकता है कि जैसे साइंस वर्ग के यदि कोई स्टूडेंट होते हैं, चाहे साइंस के सब्जेक्टों की अपनी एक विशेष भूमिका होती है। ऐसा माना जाता है कि जो साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी है वो आगे चलकर अपने भविष्य में कुछ अच्छा करेगा। और नॉर्मल ह्यूमैनिटी के सब्जेक्टों के साथ होता क्या है कि उनके साथ थोड़ा सा दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। चूंकि मैं नॉर्मल तरीके की बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्टों का कितना बड़ा रोल हो जाता है। चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात कर लें, चाहे किसी भी आप एग्जाम की बात कर लें, तो उसी कड़ी में मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। और यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय हमने क्या कहा, हमने आपसे शुरू में ही कहा ना कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आवश्यकता इस बात की होती है कि आप उस विषय को अच्छी तरीके से जान लें। और किसी भी विषय से परिचित होने के लिए उस विषय से संबंधित मौलिक 3 अवधारणाओं को आपको जानना पड़ेगा। वो तीनों अवधारणाएं क्या क्या हैं? पहला क्या? अर्थ। पहला क्या? अर्थ। दूसरा क्या? परिभाषा। और तीसरा क्या? महत्व। तीसरा क्या? महत्व। कि आखिरकार हम इस विषय को क्यों पढ़ रहे हैं। यानी पहला क्या? अर्थ, परिभाषा और क्या? महत्व। तो आइए यहां पर हम इसके एक एक बिंदु पर बात करते हैं आपसे। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ की, कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो आप देखेंगे ये जो इतिहास शब्द है, क्या? इतिहास। ये जो इतिहास शब्द है यह 2 शब्दों के संयोग से बना है। समझिएगा, मैं सबसे सरल और सबसे सिंपल तरीका आपको मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो मैं विभाजन बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ यही इतिहास का विभाजन है, इसके अलावा भी इतिहास का विभाजन हो सकता है। लेकिन मैं आपको सबसे सरल सबसे सिंपल सा बता रहा हूं कि हमने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया। क्या? इति और क्या? हास। इति और दूसरा पार्ट क्या? हास। यहां पे इति का अर्थ क्या है? समाप्त। इति का अर्थ क्या हो गया? समाप्त। और हास का मतलब क्या होता है? वृतांत या कहानी। वृतांत या कहानी, दोनों को मिला दीजिए, समाप्त कहानी। समाप्त कहानी यानी जो कहानी समाप्त हो चुकी है, जो कहानी समाप्त हो चुकी है उसी को बताना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। उसी को बताना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यानी इसके अर्थ से ही इसकी एक परिभाषा निकलकर सामने आ रही है कि जो इतिहास है वह अतीत को जानने का एक माध्यम है, या जो इतिहास है वह अतीत की घटनाओं को क्या करता है? बताता है। अब ये तो इतिहास का आपका अर्थ हो गया। और भी इतिहास के अर्थ हैं, लेकिन एक सीधा सा एक सरल सा अर्थ हमने आपको यहाँ पर क्या कर दिया? बता दिया। अब इस अर्थ के बाद अब हम लोग बात करेंगे इसकी परिभाषा, कि आखिरकार इसकी परिभाषा क्या होती है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है। तो देखें, अब हम बात करने जा रहे हैं क्या? परिभाषा। परिभाषा। वैसे तो इतिहास की कई परिभाषाएं हैं, मैं 1-2 परिभाषा आपको मैं बता देता हूं। इतिहास अतीत को जानने का, अतीत को जानने का एक माध्यम है, एक माध्यम है।
किसको जानने का माध्यम है भाई? अतीत को। अतीत से क्या तात्पर्य है? अतीत से तात्पर्य है जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया हो इतिहास उसी को क्या करता है? बताता है। अतीत मतलब क्या? बीता हुआ समय। जैसे हम आपसे ये कहें कि भारत में कभी हड़प्पा की सभ्यता थी या भारत में कभी पाषाण काल था, यदि क्रम से मैं बात करूं तो भारत में कभी पाषाण काल था, भारत में कभी हड़प्पा की सभ्यता थी, भारत में कभी वैदिक सभ्यता थी, भारत में कभी मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, भारत में कभी अंग्रेजों का आगमन हुआ। आज यह सब क्या बन चुका है? अतीत बन चुका है, समाप्त हो चुके हैं, यानी ये बातें समाप्त हो चुकी हैं और इतिहास इन्हीं बातों को क्या करता है? बताता है। तो जो इतिहास है वह अतीत को जानने का एक माध्यम है। इसके बाद दूसरी परिभाषा की बात किया जाए तो इतिहास परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करता है। किसको रेखांकित करता है? परिवर्तन के तत्व। अब परिवर्तन के तत्व से क्या तात्पर्य? समझिएगा, मैं कीवर्ड को अंडरलाइन कर देता हूं। कीवर्ड जो है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। परिवर्तन के तत्व से क्या तात्पर्य है? परिवर्तन के तत्व से तात्पर्य है जो हमारे समाज में बदलाव हुए, जो हमारे समाज में चेंजेज आए, उनको कौन बताता है? इतिहास बताता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, पहनावा का उदाहरण मैं दे दूं या आवास का उदाहरण मैं दूं। मैं आवास के ही उदाहरण से शुरू कर रहा हूं। जब हमारी मानव सभ्यता संस्कृति शुरू होती है तो मनुष्य उस समय कहां पर था? मनुष्य जंगलों में था। थोड़ा सा उसका विवेक का लेवल बढ़ता है, वह पर्वतों की गुफाओं से परिचित होता है, तो अब मनुष्य पर्वतों की गुफाओं में रहने लगा। थोड़ा सा समय और बीता, उसने क्या बनाया? झोपड़ी बनाया। थोड़ा समय और बीता, उसने मिट्टी के मकान बनाए। थोड़ा समय और बीता, उसने पक्की ईंटों से निर्मित मकान बनाए। थोड़ा समय और बीता, अब आधुनिक समय आ गया और आधुनिक समय में आप देख रहे हैं कि कांच के मकान बनाए जा रहे हैं, टाइल्स के मकान बनाए जा रहे हैं, कपड़े के मकान बनाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में जो मनुष्य है वह चंद्रमा और मंगल पर भी पहुंचने के लिए क्या है? लालायित है। यानी अगले पड़ाव पर जो मनुष्य का आवास बनेगा चंद्रमा और मंगल बनेगा। यानी हमारी जो जीवन रेखा या हमारी जो जीवन की कल्पना आज जंगलों से शुरू हुई थी, आज कहां पर पहुंच चुकी है? चंद्रमा और मंगल पर पहुंच चुकी है। तो क्या यह परिवर्तन अचानक से आ गया? जंगलों से मनुष्य अचानक से चंद्रमा पर पहुंच गया? नहीं। इसके लिए मनुष्य को एक लंबा समय लगा। मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास में एक बहुत ही लंबा समय लगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो जीवन कल्पना हमारी जंगलों से शुरू हुई थी आवास के परिप्रेक्ष्य में, आज कहां तक पहुंच गई है? चंद्रमा और मंगल तक पहुंच गई है। तो आप देखेंगे कि ये जो परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों को कौन बताता है? इतिहास बताता है। और ये परिवर्तन हर जगह हुए हैं। जैसे पहनावे की ही मैं बात करूं तो जब हमारी मानव सभ्यता संस्कृति शुरू हुई तो मनुष्य किस अवस्था में था? नग्न अवस्था में था। थोड़ा समय बीतता है, उसको इस बात का एहसास होता है कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जिनको ढकने चाहिए। तो उन अंगों को ढकने के लिए मनुष्य ने किसका प्रयोग किया? वृक्षों की छालों का प्रयोग किया, वृक्षों की पत्तों का प्रयोग किया, जानवरों की खालों का प्रयोग किया। थोड़ा समय और बीता। थोड़ा समय जब और बीतता है तो वह कपास से परिचित होता है। जब वह कपास से परिचित हुआ तो उसने अब धीरे धीरे वस्त्र बनाने शुरू किए। जैसे लंगोट बनाया, धोती कुर्ता बनाया। इसके बाद धोती कुर्ता में सुधार होता है, पजामा कुर्ता आता है। पजामा कुर्ता में सुधार हुआ, पैंट शर्ट आ गया। पैंट शर्ट में सुधार हुआ, भाई हम इलाहाबाद में रहते हैं या प्रयागराज में रहते हैं तो प्रयागराज के एक महान व्यक्तित्व हैं बॉलीवुड में जिनका नाम है अमिताभ बच्चन साहब। और अमिताभ बच्चन साहब के आगमन के साथ पैंट शर्ट के ही स्वरूप में बदलाव आ गया और वह बन गया बेल बॉटम। बेल बॉटम का दौर चला था, आज से करीब 20 साल पहले तक खूब बेल बॉटम चलता था। यानी पैंट शर्ट के ही स्वरूप में बदलाव हुआ और वह क्या बन गया? बेल बॉटम बन गया। 90 का दशक आता है और 90 के दशक के आगमन के साथ धीरे धीरे मार्केट में अब जींस आने लगे। जींस आ गए, टी शर्ट आ गए। थोड़ा समय और बीता, बदलाव होता चला गया। नैरो वाले जींस आ गए, स्टैचुअल वाले जींस आ गए। आधुनिक समय में फटे पुराने जींसों का कल्चर चला है, घिसे पीटे जींसों का कल्चर चला है, फटे पुराने टी शर्ट का कल्चर चला हुआ है। मतलब जहां से फाड़ लो, नीचे ऊपर जिधर से मर्जी उधर से फाड़ लो, सब क्या है? फैशन है।
तो क्या ये जो बदलाव हो रहा है क्या ये अचानक से हुआ? नहीं, इसके लिए मानव सभ्यता संस्कृति को बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि इतिहास इन्हीं सभी परिवर्तनों को क्या करता है, बताता है। ये परिवर्तन हर जगह हुए हैं। आप सावधानी पूर्वक विश्लेषण करेंगे तो मानव सभ्यता संस्कृति का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो परिवर्तनों से अछूता हो, जहां पे परिवर्तन न हुए हों। हर जगह परिवर्तन हुआ है। तो इतिहास इन्हीं परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करता है। इतनी बात आपको याद रखना है। यानी इतिहास क्या करता है, परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करता है। एक और परिभाषा मैं बता देता हूं। अब तक हम लोग इतिहास की एक पक्षीय व्याख्या कर रहे थे, सिर्फ एक पक्ष की व्याख्या हो रही थी। जैसे हमने बता दिया कि इतिहास अतीत को जानने का माध्यम है, हमने बता दिया इतिहास परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करता है, लेकिन अब तक इतिहास की कोई समग्र परिभाषा नहीं आई थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इतिहास की एक समग्र परिभाषा, वास्तव में इतिहास है क्या। आप देखेंगे इतिहास समाज को समग्रता में समाहित करते हुए इसके राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का सूक्ष्मतम अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? सांस्कृतिक तत्वों का सूक्ष्मतम अध्ययन करता है। देखिए यहां पे हमने 4 टर्मोलॉजी का प्रयोग किया है, 4 शब्दों का प्रयोग किया है। हमने क्या बताया? राजनैतिक, इसके बाद क्या बताया? आर्थिक, इसके बाद क्या बताया? सामाजिक, और इसके बाद क्या बताया? सांस्कृतिक। ये 4 शब्द आए हैं। राजनैतिक अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है भाई? यदि आपसे पूछ लेता है कोई कि राजनैतिक अध्ययन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो राजनैतिक अध्ययन के अंतर्गत राजाओं और उनकी नीतियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई भी राजा और उसने कौन सी नीति को लागू किया था, यह अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? राजनैतिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। आर्थिक अध्ययन से तात्पर्य है कोई भी कालखंड रहा होगा, मनुष्य ने अपने आजीविका के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया होगा। तो मनुष्य ने अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या किया? जैसे कि किसकी कृषि करता था, किन धातुओं की उसने मुद्रा बनाया था, ठीक ना, किन किन क्षेत्रों से उसके व्यापार होते थे, आयात निर्यात होते थे। इन सभी चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत आ जाता था? आर्थिक अध्ययन के अंतर्गत आता था। इसके बाद सामाजिक, देखिएगा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग 4 चीजों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जैसे शूद्रों की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, अछूतों की स्थिति क्या थी और दलित वर्ग की स्थिति क्या थी। इन 4 चीजों का मुख्य रूप से यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। सामाजिक अध्ययन एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत हम वंचित वर्ग का अध्ययन करते हैं। समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको यह मान लिया जाता है कि इनकी स्थिति हमेशा से ही अच्छी रही, तो जिनकी स्थिति अच्छी है उनको बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसा माना गया कि जिनकी स्थिति दयनीय है उनकी स्थिति का विशेष समायोजन किया जाता है। कहाँ पर? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। अब सांस्कृतिक एक और तत्व हमने बताया है, क्या? सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आप देखेंगे कि अब तक जो कुछ भी छूटा है, धर्म का स्वरूप क्या था, धर्म का स्वरूप क्या था, शिक्षा का स्वरूप क्या था, कला का स्वरूप क्या था, लोग कैसा रहे, किस तरह से लोगों का रहन सहन था, लोग क्या पहनते थे, उनकी भाषा क्या थी, बोली क्या थी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं? सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत करते हैं। अब जाकर ये इतिहास की एक समग्र परिभाषा हुई। ठीक, तो ये हमने इतिहास की परिभाषा बता दिया। अब इतिहास के परिभाषा के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इतिहास पढ़ने का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इतिहास पढ़ने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम इतिहास आखिरकार क्यों पढ़ें। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या? महत्व की। किसकी बात करते हैं? महत्व की बात करते हैं। महत्व, अब समझिएगा, जैसे हमने बताया ना, शुरू में ही मैंने बताया
कि लोगों की एक कुंठित मानसिकता है कि ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति ह्यूमैनिटी का है उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, जो अदर वर्ग के हैं, साइंस वर्ग के हैं, उनका भविष्य अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये ग्राउंड लेवल की मैं एक बात बता रहा हूँ। यद्यपि आप थोड़ा सा जब आपका शैक्षणिक स्तर मजबूत होता है और जब आप इन कुरीतियों से बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग रोल है। जिस तरह से गणित हमारे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय से संबंधित मतलब तमाम चीज़ों के संदर्भ में योगदान देता है, उसी तरह से जो इतिहास है, इतिहास का भी अपना एक अलग महत्व है। कोई सब्जेक्ट जो है, हर सब्जेक्ट अपने आप में यूनिक सब्जेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। फर्क बस इतना है, हमारे नज़रिए का फर्क है कि हम उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। यहाँ पर इसका इतिहास का सिर्फ देखा जाए तो एक महत्व है और उस महत्व से बढ़ के कोई महत्व भी नहीं है। इतिहास कहता है कि मनुष्य को अपनी अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। क्या कहता है? मनुष्य को अपनी अतीत की गलतियों से, अपनी अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? अपनी अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। अतीत की गलतियों से क्या तात्पर्य है भाई? अतीत की गलतियों से तात्पर्य है, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह उम्मीद की जाती है कि मनुष्य हर जगह गलती करता है। गलती करना कोई बुराई नहीं है, गलती करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति यह जानते हुए भी बार बार उसी गलती को दोहराए तो फिर उससे भी बढ़ के कोई मूर्ख नहीं है। आप गलती करते हैं, उस गलती को सुधार कर ले, आपसे बढ़ के कोई विद्वान, कोई समझदार व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप जानते हुए भी कि मैं ये गलती कर रहा हूं और इसकी वजह से हमको बहुत नुकसान है, फिर भी आप गलती कर रहे हैं, तो उससे भी बढ़कर कोई मूर्ख नहीं है। तो इतिहास कहता है कि आप अपनी कमियों को पहचानिए, आप अपनी गलतियों को पहले जानिए और उन गलतियों को दूर करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाइए। यही इतिहास का एक महत्व है। हमने क्या कहा कि इतिहास अतीत की गलतियों से सीख लेने के लिए प्रेरित करता है। समझिएगा, दो उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दूंगा और इस लाइन को मैं पूरा कर दूं कि इतिहास कहता है कि मनुष्य को अपनी अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, जिससे कि कभी युद्ध एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ठीक ना? किसकी स्थिति उत्पन्न हुई थी? युद्ध एवं संघर्ष। अब जाके यह स्टेटमेंट पूरा हुआ है। हमने एक टर्मोलॉजी प्रयोग किया है, क्या? युद्ध। और यहां पर हमने क्या लिखा है? अतीत की गलती। अब समझिएगा दोनों शब्दों को। एक मैंने कहा कि मैं दो उदाहरण आपको दूंगा, समझिएगा। पहला उदाहरण क्या है? मैं प्रतियोगी छात्रों की ही बात कर लेता हूं। होता क्या है कि प्रतियोगी मित्र बहुत सी परीक्षाएं देते हैं, चूंकि यूपीएसआई का बैच है तो यूपीएसआई की ही मैं बात कर लेता हूं। मान लीजिए कि आपने इससे पिछली वाली वैकेंसी में, चाहे कोई भी एग्जाम में आप परीक्षा दिए थे, आपने एग्जाम दिया, आपको बड़ी उम्मीद थी कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट रिजल्ट आता है और उसमें कुछ नंबरों से आप क्या हो गए? बाहर हो गए। आप दुखी हैं, पेपर निकालेंगे, आप पेपर का मूल्यांकन करने के लिए बैठेंगे। पेपर 5 महीने पहले हुआ था और 5 महीने बाद आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी वह पेपर आपका इतिहास बन चुका है। इतिहास बन गया। अब आप अपनी गलतियों को ढूंढ रहे हैं। यार ठीक है, जीएस में तो सही हो गया, रीजनिंग में भी सही हो गया, मान लेते हैं मैथ ही हर सब्जेक्ट, हर स्टूडेंट की लगभग समस्या होती है, तो मैं कह देता हूं कि मैथ में आपके कुछ नंबर कम हो गए। तो बुद्धिमानी इसी में है भाई कि आप उन गलतियों को दूर कर लें। मैथ में आपको नंबर कम मिल रहे थे, आप मैथ की गलतियों को दूर कर लें। मैं इतिहास का टीचर हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि आपके इतिहास में नंबर कम हो गए हों। तो मित्र कह देगा कोई ऐसा है भाई कि शिवम सर से पढ़ लो, बड़े सरल शब्दों में पढ़ाते हैं, और आपने उस पर काम किया, आप इतिहास में इंप्रूव कर गए। और अब क्या होगा कि इतिहास कहता है कि अपनी गलतियों को पहचानो, उनको दूर कर लो। यानी आपने अपनी गलतियों को पहचाना, आपने इतिहास पे अच्छी पकड़ बनाई और अगले बार आप एग्जाम में बैठते हैं और आप क्या हो गए? सेलेक्ट हो गए। तो एक तो उदाहरण आपका हो गया। दूसरा उदाहरण हमने क्या बताया कि जिससे कि कभी युद्ध एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। समझिएगा, कोई भी युद्ध हो उसका एक न एक कारण अवश्य होता है। कोई भी युद्ध हो
उसका कारण कोई न कोई अवश्य होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं 1857 के विद्रोह की ही मैं बात कर लूं, तो 1857 के विद्रोह का जो एक तात्कालिक कारण था वह था चर्बी युक्त कारतूस और नई प्रकार की एनफील्ड राइफल, जिसे 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल किया गया था। और उस राइफल की जो कारतूस थी, उस कारतूस के चारों तरफ एक खोल लगी हुई थी, एक ग्रीस लगी हुई थी। उस खोल के अंदर से उस कारतूस को निकाला जाता था, उसके बाद उस कारतूस का प्रयोग किया जाता था। लेकिन था क्या, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हमने इस प्रकार का वाकई में काम किया था, लेकिन भारतीय सैनिकों के द्वारा यह तर्क दिया गया, यह कहा गया कि इस कारतूस की खोल को निर्मित करने में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। अब समझिएगा, जो गाय है वह हिंदुओं के लिए माता के समान है, जो सूअर है वह मुसलमानों के लिए हराम है। लेकिन तुमने क्या काम किया कि अनजाने में हिंदुओं को गाय की मांस खिला दिया और मुसलमानों को सूअर की मांस खिला दिया। अब दोनों का धर्म क्या हो गया, भ्रष्ट हुआ। जब दोनों का धर्म भ्रष्ट हुआ तो इस विद्रोह का जन्म हुआ। हमने क्या कहा कि किसी भी युद्ध का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अब समझिएगा, यदि वह कारण उस समय युद्ध की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, तो क्या आज वह कारण युद्ध की स्थिति को नहीं उत्पन्न करेगा? बिल्कुल करेगा। आज भी हमारी सेना है और हमारी सेना में इस तरह की बुलेट या इस तरह की कारतूस शामिल कर दी जाए तो आप बताइए युद्ध होगा कि नहीं होगा? जवाब यही होगा कि सर युद्ध होगा। जब युद्ध होगा तो हम क्यों उस गलती को दोहराएं भाई? तो यही तो हमने कहा कि इतिहास कहता है कि मनुष्य को अपने अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, जिससे कि कभी युद्ध और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। यानी आपने एक बार गलती कर दिया, दोबारा आप उस गलती को मत दोहराइए। ये तो हो गया आपका क्या, इतिहास का महत्व। अब देखिएगा, कभी कभी होता क्या है कि हर सब्जेक्ट के एक जनक होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को उसके वास्तविक रूप देने का पहली बार जिस व्यक्ति के द्वारा किसी भी सब्जेक्ट को पहली बार लिखने का जो प्रयास है या समाज के सामने जो लाने का व्यक्ति प्रयास करता है, उसको उस सब्जेक्ट का जनक कह दिया जाता है। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन? हेरोडोटस। ये जो हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। याद रहिए, इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक कहा जाता है। और आधुनिक इतिहास के जनक की बात कर लिया जाए तो एक जर्मन इतिहासकार हैं राके। कौन? राके। आधुनिक इतिहास के जनक, आधुनिक इतिहास के जनक। समझिएगा, ये जो हेरोडोटस थे ये कहाँ के थे? यूनान। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ये जो हेरोडोटस साहब थे, इनका जो विवरण आता है लगभग 500 ईसा पूर्व में आता है। तो इनका जो विवरण था वह कल्पनाओं पे, अनुश्रुतियों पे, परंपराओं पर आधारित था। यानी इन्होंने जो कुछ भी सुना उसको क्या कर दिया? लिख दिया। लेकिन जो जर्मन इतिहासकार ये जो राके हैं, इन्होंने किसी भी चीज को लिखने से पहले इतिहास के संदर्भ में ये कहा कि सब कुछ इतिहास नहीं है। कुछ भी कोई बता दे और कुछ भी कोई लिख दे, हम उसको इतिहास नहीं कह सकते। इतिहास के इन्होंने कहा कि इतिहास भी एक ऐसा विषय है जिसमें शोध एवं अनुसंधान के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसको हम लिखें, वही हमारा क्या है? इतिहास है। यानी जो घटना जिस तरह से घटित हुई उसमें बिना किसी हेर फेर, बिना किसी परिवर्तन के लिखा जाए तो वह घटना क्या है? इतिहास है। जैसे जो व्यक्ति जिस तरह से दिख रहा हो, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति साइकिल से चलता हो, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो, और आप लिख दें कि वह व्यक्ति मर्सिडीज से चलता था, उसके बाद
बहुत अपार धन संपदा थी, वह एक शानदार महल में रहता था। क्या यह इतिहास हुआ? यह इतिहास नहीं है, यह इतिहास नहीं है। क्योंकि आपने क्या काम किया? आपने तथ्यों को तोड़ दिया, आपने तथ्यों को मड़ोड़ दिया। जब आप तथ्यों को तोड़ देंगे, आप जब तथ्यों को मड़ोड़ देंगे, वहां पर इतिहास नहीं रह जाता है। यानी जो घटना जिस प्रकार घटित हुई उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो ये तो आपका हो गया क्या? इतिहास का परिचय। और इतिहास के परिचय में हम लोगों ने इतनी चीजों को देखा। अब समझिएगा, अब हम बात करते हैं, धीरे धीरे अपने पाठ्यक्रम की तरफ चलते हैं और अब हम बात करते हैं इतिहास का विभाजन। किसका? इतिहास का विभाजन या भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का विभाजन, भारतीय इतिहास का विभाजन। समझिएगा, यहां पर हम भारतीय इतिहास के विभाजन को दो आधारों पर विभाजित करेंगे। पहला तो किसके आधार पर करूंगा विभाजन? पहला आपका ये जो होगा, यह होगा लेखन कला के आधार पर। लेखन कला किसके आधार पर? लेखन कला के आधार पर पहला विभाजन होगा। और जो दूसरा विभाजन होगा वह होगा क्या आपका? अध्ययन के आधार पर। हमने क्या बताया आपको? हमने इतिहास का विभाजन दो प्रकार से किया। एक लेखन कला के आधार पर किया और दूसरा किसके आधार पर किया? अध्ययन के आधार पर। यदि लेखन कला की बात किया जाए तो लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या इसका होता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आदैतिहासिक काल। दूसरा आदैतिहासिक काल। और तीसरा क्या होता है आपका? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। समझिएगा, यह एक इतिहास है, एक छोटा सा पार्ट होता है। प्रागैतिहासिक काल, आदैतिहासिक काल और क्या? ऐतिहासिक काल। यहां पर आप देखेंगे कि एक तरह से देखा जाए तो हम 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा इतिहास पढ़ देंगे और इसको पढ़ाने में आपका समय लगता है। तो यहां पर देखिए, प्रागैतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है। एक बात और समझिएगा, यदि लेखन कला की बात कर लेता है, किसकी बात कर लेता है? लेखन कला की बात कर लेता है, तो चाहे वह भारत का इतिहास हो, चाहे वह विश्व के किसी भी देश का इतिहास हो, विभाजन सिर्फ और सिर्फ आपको तीन प्रकारों का मिलेगा। क्योंकि हर देश में ये तीनों अवस्थाएं अवश्य आई थी। पहले तो आप समझ लें इसको, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या? मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास का वह समय जहां पर लेखन कला का कोई प्रमाण नहीं मिला है, यानी यहां पर लेखन कला नहीं है। यहां पर क्या, दूसरे पेन से मैं लिख देता हूं, मानव सभ्यता संस्कृति का वह समय यहां पर क्या? लेखन कला, लेखन कला, यहां पर लेखन कला नहीं है। हमने क्या बताया कि मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास का वह समय जहां पर लेखन कला का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, उसको क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक काल कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि जब लेखन कला नहीं है तो जानकारी कैसे प्राप्त हुई? तो यहां पे जानकारी का जो एकमात्र स्रोत है वह है उत्खनित सामग्री। क्या है? उत्खनित सामग्री। उत्खनित सामग्री। उत्खनित सामग्री से क्या तात्पर्य है कि उत्खनन के आधार पर, उत्खनन के आधार पर हमको जो कुछ भी वस्तुएं मिली, चाहे पत्थर के औजार मिले, चाहे हमको हड्डियों के साक्ष्य मिले, चाहे जो कुछ भी मिले, उन्हीं के आधार पर हमको इस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी बात, यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर किसको रखा जाता है, तो यहाँ पर हम रखते हैं पाषाण काल को। किसको रखते हैं? पाषाण काल। यानी
किसको रख दिया गया है? भारतीय सभ्यता संस्कृति के समय को, पाषाण काल को। अब समझिएगा, प्रागैतिहासिक काल में हमने बता दिया कि लेखन कला का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे तो मनुष्य ने न किसी लिपि का न किसी अक्षर का विकास किया था, यानी निरक्षर इतिहास। कुल मिलाकर जानकारी का स्रोत क्या है? उत्खनित सामग्री जैसे पाषाण निर्मित औजार, पत्थर के औजार, हड्डियां, कंकाल, इसके आधार पर हमको इसके विषय में जानकारी मिलती है। और इसमें हमने किसको रखा है? पाषाण काल को रखा है। अब यहाँ पर क्या है? अब हम आते हैं क्या? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का मतलब यह है क्या? आधा ऐतिहासिक, पूरा ऐतिहासिक नहीं, आधा ऐतिहासिक। अब आधा ऐतिहासिक से क्या मतलब है भाई? आधा ऐतिहासिक से मतलब है कि लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। लेखन कला है, क्या चीज? लेखन कला, लेखन कला है, लेकिन पढ़ा नहीं गया। लेखन कला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। समझिएगा, हमने क्या बताया? यहाँ पे लेखन कला का कोई प्रमाण था ही नहीं, यहाँ पे लेखन कला है लेकिन पढ़ा नहीं गया। अब आप देखेंगे कि मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास में भारत की बात किया जाए तो दो सभ्यताएं ऐसी मिलती हैं। एक सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, और इसका शुद्ध नाम हड़प्पा सभ्यता ही है। हड़प्पा सभ्यता और दूसरी क्या? वैदिक सभ्यता। यहाँ पर दो सभ्यताओं को रखा गया है, क्या? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और क्या? वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। दो सभ्यताओं को रखा गया है यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है और किसको रखा गया है? वैदिक सभ्यता को रखा गया है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता से हमको लेखन कला के प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पढ़ा गया है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक लिपि से क्या तात्पर्य है? हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करते थे। यानी हम चित्रों को, किसी भी चित्र को देखकर मात्र एक अनुमान लगा सकते हैं, किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात, किसी भी लिपि को पढ़ने के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि उस लिपि से संबंधित सारे के सारे अक्षर प्रकाश में होनी चाहिए, यानी सारे के सारे अक्षर ज्ञात होने चाहिए। जैसे हमारी लिपि देवनागरिक लिपि है, इसका अ आ होता है, क ख ग घ होता है। यदि किसी व्यक्ति को अ आ क ख ग घ नहीं पता हो तो क्या वह हिंदी पढ़ पाएगा? आप कहेंगे नहीं पढ़ पाएगा। उसी तरह से अंग्रेजी की बात कर लें तो अंग्रेजी में ABCD यदि जिस व्यक्ति को नहीं पता है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो हमने क्या कहा कि किसी भी लिपि को पढ़ने के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि उस लिपि से संबंधित सारे के सारे अक्षर प्रकाश में होने चाहिए और उस व्यक्ति को उन सारे अक्षरों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। अब हड़प्पा सभ्यता के साथ विशेषता क्या है, समस्या क्या है कि हड़प्पा सभ्यता से अब तक लगभग 400 अलग अलग प्रकार के पिक्टोग्राफ प्राप्त हुए हैं और अभी शोध और अनुसंधान हो भी रहा है और अलग अलग प्रकार के पिक्टोग्राफ प्राप्त भी हो रहे हैं। तो जब तक हड़प्पा सभ्यता की पूरी लिपि प्रकाश में नहीं आ जाती, तब तक आप कैसे यह दावा कर सकते हैं कि हमने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या कि लेखन कला का प्रमाण मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसको क्या कहा गया? आधा ऐतिहासिक। अब हम बात करते हैं क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है कि लेखन कला का प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है? लेखन कला का। लेखन कला है, लेखन कला है। इसको हम क्या करते हैं? पढ़ते एवं समझते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते एवं समझते हैं। यानी इसको पढ़ते भी हैं और इसको हम क्या करते हैं? समझते भी हैं। यहां पर लेखन कला नहीं था, यहाँ पे लेखन कला है लेकिन इसको ना हमने पढ़ा ना इसको हमने समझा,
लेकिन यहाँ पर लेखन कला मिलता भी है, हम इसको पढ़ते भी हैं, इसको समझते भी हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, ऐतिहासिक काल कहा गया। और भारत में बात किया जाए तो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से लेकर, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से लेकर अब तक का जो लिखित इतिहास है इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। यानी सम्राट मौर्य के अभिलेखों से लेकर अब तक का जो कुछ भी हमने लिखा या अब तक का साक्षर इतिहास किसके अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो हमने क्या कहा था कि ये पार्ट अध्ययन के दृष्टिकोण से बड़ा छोटा होता है। हम पाषाण काल से शुरू हुए हैं और अब तक यहाँ तक आ चुके हैं। तो एक पार्ट यहाँ पर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपका जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है वह होता है अध्ययन के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो हमने भारत के इतिहास को यहाँ पर भी वर्तमान समय में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण को मैं ध्यान में रखते हुए मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 3 भागों में बांटा गया है। यद्यपि भारत के इतिहास को उच्च स्तरीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन आप लोगों तक यहाँ तक कितने भागों में, 3 भागों में। इसका जो पहला पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट है वह आपका क्या है, पहला वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है प्राचीन इतिहास। क्या कहा जाता है, प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल भी आप कहते हैं इसको। दूसरा पार्ट जो होता है वह होता है आपका क्या, मध्यकालीन इतिहास। और इसका जो तीसरा पार्ट होता है उसको आप कहते हैं क्या, आधुनिक इतिहास। क्या कहते हैं आप, आधुनिक इतिहास, या आप इसको आधुनिक काल कहते हैं। तो ये इस तरह से इसका विभाजन होता है। थोड़ा सा इसके समय के विषय में बता दें। प्राचीन काल का जो समय होता है वह है आपका प्रारंभ से 712 ईस्वी। फ्रेंड्स एक बात समझिएगा, कहीं कहीं आपको 712 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 750 मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों तिथियां अपने आधारों पर सही हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के इर्द गिर्द का जो समय है वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक ना। इसके बाद क्या, अब आता है आपका क्या, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की बात किया जाए तो 712 से लेकर 1707 ईस्वी का जो समय है वह किसके अंतर्गत रखा जाता है, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। और 1707 से लेकर अब तक का जो इतिहास है वह किसके अंतर्गत रखा जाता है, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर आखिरकार इन्हीं तिथियों को विभाजक के रूप में क्यों स्वीकार किया गया। आप देखोगे भाई कि 712 ईस्वी में भारत पर एक आक्रमण होता है। किसका, भारत पर पहला सफल आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और उस समय सिंध का राजा कौन था, दाहिर था। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया और सिंध पर अधिकार के साथ ही यह माना गया कि भारत के प्राचीन इतिहास का अंत हो गया। अब 712 से लेकर 1707, 712 ईस्वी में मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। और ये 1707 का समय क्या है, 1707 में आप देखेंगे कि अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है। और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही एक संगठित मुगल साम्राज्य जो था वह छिन्न भिन्न हो गया। मुगलों की वह सत्ता जो पूरे भारत में व्याप्त थी, यहाँ तक कि औरंगजेब ने इसका और भी विस्तार किया और बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। यानी औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते मुगलों का साम्राज्य अपने चरम पर था। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी आएंगे वे उतने सशक्त नहीं हैं, वे उतने शक्तिशाली नहीं हैं कि पूरे भारत पे राज्य कर सकें। पूरा भारत तो दूर की बात है, वे दिल्ली के भी एक छोटे से क्षेत्र का सही तरीके से शासन नहीं चला पा रहे हैं। इस स्थिति में मुगलों के जो सूबे थे वो अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र हो गए। यानी कहने का मतलब यह कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मान लिया गया
कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंत हो गया। अब आप देखेंगे कि कहीं कहीं 1757 भी मिल जाता है। 1757 में क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसको आप प्लासी का युद्ध कहते हैं, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने इनडायरेक्ट तरीके से बंगाल पर अधिकार कर लिया, और बंगाल पर अधिकार के साथ ही मान लिया गया कि मुगल साम्राज्य का अंग्रेजों का, चूंकि मध्यकाल में मुगल सत्ता समाप्त होती है और अंग्रेजी सत्ता धीरे धीरे क्या होती है, शुरू होती है। और वहां से लेकर अब तक का जो इतिहास है वह किसके अंतर्गत आता है, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, जिसमें हम आपके साथ इतिहास के पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। कोविड-19 के बुरे दौर में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।